आपको बताऊं, 1339 में पहला इस्लामी शासक आया था कश्मीर। उसका नाम था शाहमीर। मिलिंद जी कह रहे थे कि इस्लाम भारत में कैसे आया। 711 ईस्वी में सिंध में आया था, 1192 में दिल्ली में आया था, लेकिन कश्मीर में पहला शासक 1339 में आया। घोड़े पर चढ़कर युद्ध जीत के नहीं आया। वो 14वीं शती के प्रारंभ में अपनी जान बचाकर स्वात से भागकर आया था। स्वात में इस्लामी शासन आ चुका था और वह वहाँ के शासक कुल का एक व्यक्ति था जो शासन पर बैठना चाहता था और विरोध के कारण उसको जान बचाकर भागना पड़ा। तो शरण उसने कश्मीर में ली। कश्मीर में राजा उदयनदेव थे। उनको लगा कि पड़ोस तक इस्लाम आ गया है, वहाँ से यदि कोई आता है, जानकारी लेकर आता है, तो शायद भविष्य में मदद ही लगेगी। और कुलीन है, शासक कुल का है, तो उसको अपने परामर्श परिषद में लिया। वही छल से, जिसको पैलेस इंट्रीग कहते हैं अंग्रेजी में, 1339 में शासक बना। राज्य तिलक करके शासन बना, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शासक बना। उसके समय से शुरू होती है शमसुद्दीन डायनेस्टी, जो 222 साल चलती है, जिसमें 25 शासक आते हैं। 1450 ईस्वी तक, यानी लगभग 125 साल तक उस कुल के शासक राज तिलक करके मंत्रोच्चार के साथ सिंहासनारूढ़ होते थे, क्योंकि तत्कालीन व्यवस्था में कुलीन हिंदुओं को साथ लेकर चलने की एक मजबूरी थी। पकड़ उतनी नहीं थी, लेकिन काम शुरू हो गया था। जब शासक किसी अन्य मत का हो तो उसको उस मत का प्रचार करने में बहुत आसानी होती है। अपनी विद्वत परिषद में, अपनी सेना में, प्रलोभन से, भय से, और फिर उन्होंने कुछ मिशनरीज आयात किए। उन्होंने बड़े पैमाने पर भय दिखाकर, प्रलोभन से वहाँ मतांतरण शुरू किया। लेकिन 1450 ईस्वी में संस्कृत को बदला गया, पर्शियन लाई गई। संस्कृत फिर भी राजकाज की भाषा थी। उसकी लिपि शारदा लिपि थी। इतना समय लगा ये सब बदलने में। वो शारदा लिपि आज भी उसका स्वरूप कुछ कुछ गुरुमुखी में और तिब्बत की लिपि में जीवित है। तिब्बत की लिपि थोड़ी इलोंगेटेड और शार्प होती है, उसके एजेस और कॉर्नर्स शार्प हैं। गुरुमुखी राउंडेड है, इतनी शार्प नहीं है, लेकिन अक्षरों का जो आकार है, विन्यास है, वो शारदा से ही निकला है, इसलिए शारदा के बहुत निकट है। मैं एक प्रजनत की प्रति यहाँ लाया हूँ, उसमें हमने प्रजनत पहला नाम शारदा लिपि में लिखा है। जो देखना चाहें कार्यक्रम के बाद देख सकते हैं। तो ऐसे क्रमशः वहाँ धीरे धीरे मतांतरण हुआ और फिर तेजी से हुआ। 1450 में जो शासक था उसका नाम था ज़ैनुल आबदीन। उसका पिता था सिकंदर, सुल्तान सिकंदर। उसको एक सोब्री के एक मॉनिकर मिला, बुतशिकन। बुतशिकन यूं कि उसने मंदिरों को तोड़ने का बीड़ा उठाया। जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था, मार्तंड का सूर्य मंदिर, उसको तोड़ने का उसने बहुत प्रयास किया। उसमें बहुत बड़ी बड़ी शिलाओं को एक दूसरे पर रख करके उस मंदिर को बनाया गया है। बहुत कोशिश की, उसको नहीं तोड़ पाए। उन दिनों उसके पास बारूद नहीं था। तो क्या किया, कई एकड़ वन काट कर, खाइयां खोद कर उस मंदिर के चारों तरफ उसकी लकड़ी को वहां डाला गया। वो महीनों तक सुलगती रही। उसमें चट्टानें चटकी, लेकिन टूटकर गिरी नहीं। वो अभी तक किसी तरह खड़ा है और आप उसे देख सकते हैं। तो
कश्मीर के स्थापत्य के साथ, कश्मीर की कला के साथ, कश्मीर के मंदिरों के साथ ये हुआ। वहाँ की लोगों के साथ क्या हुआ, ये राजतरंगिनी को बाद में अन्य लिखने वाले जो विद्वान थे, कलहन के बाद जोनराज आए, जोनराज के बाद श्रीवर आए, उसके बाद दो और अन्य लोग आए, उन्होंने उसमें वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह मंदिरों को घेरा गया, उन्होंने कहा है कि किस तरह आतंक में लोगों को घर छोड़ना पड़ा। आज जो हमारा विस्थापन कश्मीर से हुआ, ये पहला नहीं है, ये 7वां विस्थापन है। पिछले 550 साल में कश्मीर को हिंदुओं से 7 बार खाली कराया गया है, ये 7वां है। पहले 6 इस तरह समझ में आते हैं कि वो आक्रांता शासकों के समय हुए, विदेशी शासन था, हम दास थे, हमारे पास अधिकार नहीं था, सामर्थ्य नहीं था। 7वां इसलिए दुख देता है कि वो एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर सिस्टम में हुआ, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम था, जिसमें हमारे पास सेनाएं थीं, जिसमें हमारे पास सामर्थ्य था। हम एक 100 करोड़ का देश थे, हम पर आक्रमण नहीं हुआ था, और उसके बावजूद हमने 4.5 लाख लोगों को अपने घरों से निकलने पर मजबूर होते देखा और कुछ नहीं किया। यह होता है जड़ों से उखड़ने का दर्द। तो ये कैसे हुआ? हम लोग ये सब जानने के बाद थोड़ा और जानने की कोशिश की तो पता चला कि शमसुद्दीन डायनेस्टी 222 वर्ष चली, उसके बाद चक डायनेस्टी आई, चक के बाद मुगल आए, मुगल के बाद पठान आए। लगातार एक अतिक्रमण का, एक संत्रास का युग चला, जिसमें जेनरेशंस निकल गईं। तो अंततोगत्वा पठान शासन से मुक्ति के लिए बीरबलधर, मेरे कोई पूर्वज कश्मीर में आते हैं, कश्मीर से आकर के महाराजा रंजीत सिंह के दरबार जाते हैं और कहते हैं कि हमें मुक्त कराइए। महाराजा रंजीत सिंह पठानों को निकालने में सफल होते हैं। वो 1819 को हुआ। 1819 से 1847 तक सिख शासन रहा कश्मीर पर। 1847 में एक एंग्लो सिख वॉर हुई, जिसमें सिख हारे, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। उनका जो कश्मीर का सूबेदार था, गवर्नर था, महाराजा गुलाब सिंह, अंग्रेज उसको वो सत्ता सौंपते हैं, उससे युद्ध का खमियाजा वसूल करते हैं, और फिर 100 साल डोगरा वंश का राज रहता है, 1847 से 1947 तक। तो ये 121 वर्ष कश्मीरी हिंदुओं के लिए थोड़ा सांस ठीक से चलने के वर्ष थे। 1947 में पूरा भारत आज़ाद होता है और कश्मीर को सौंप दिया जाता है फिर से शेख अब्दुल्ला को। तो जब पूरा देश, इस देश के पूरा हिंदू समाज एक आक्रांता विहीन समाज होने की तैयारी में, हर्ष में था, कश्मीर को पुनः सौंप दिया गया। और वो क्यों सौंपा गया? ये हमारे कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की बड़ी दिलचस्प घटना है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जानते हैं, जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो उन्होंने भारत का विभाजन किया, और वो विभाजन रेडक्लिफ लाइन के चलते हुआ। लेकिन ब्रिटिश इंडिया के अलावा जो भारत का हिस्सा था, उसको प्रिंसली इंडिया कहते थे। 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। इनका क्या होगा ये तय करना पड़ा। तो कांग्रेस, तत्कालीन जो मुख्य धारा थी राजनीति की भारत में, उन्होंने कहा कि इन जगह एक रेफरेंडम करा लीजिए, जिसको प्लेबिसिट, रायशुमारी कहते हैं। तो जिन्ना ने कहा नहीं साहब, ये गलत है। वकील थे, तो सबने पूछा उनसे ऐसा गलत क्यों है? उन्होंने कहा देखिए,
भारत का विभाजन क्या आप रेफरेंडम करा के कर रहे हैं? नहीं। कौन तय कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन, विच इज सॉवरेन। उन्होंने अपने हिसाब से तय किया कि कश्मीर की जो भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान बनेंगे, जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं वो भारत बनेंगे। तो वो तो तय हो गया। जो रियासतें हैं उसमें कौन तरेगा? उसमें जो सॉवरेन है, जैसे ब्रिटिश क्राउन सॉवरेन था तो उसने ब्रिटिश इंडिया का तय किया। रियासतों में जो सॉवरेन है वो तय करेगा। तो सॉवरेन वहाँ नवाब हैं, वहाँ के राजा हैं, राजकुमार हैं, वो तय करेंगे। लगता तो था बड़ा उचित सा है, लेकिन उसके पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि रजवाड़ों में अधिकांश ऐसे प्रिंस जो मुसलमान थे, नवाब थे, उनकी प्रजा हिंदू थी। यदि आप उनकी प्रजा पर छोड़ते हो तो वो तो भारत मांगेंगे। अगर आप उन नवाबों पर, सुल्तानों पर, निज़ामों पर छोड़ते हो तो वो पाकिस्तान कहेंगे। और ऐसा करवा के जिन्ना को भारत के पेट में 4-5 पाकिस्तान बनाने की सहूलियत मिल जाएगी। तो ये मंशा थी। इसका सिर्फ एक अपवाद ये था कि कश्मीर का राजा हिंदू था और प्रजा अधिकांश मुसलमान थी। तो ये गैम्बल, ये जुआ जिन्ना ने क्यों खेला? वो कश्मीर देना नहीं चाहते थे भारत को। उनको पता था कि कश्मीर पाकिस्तान जो बनने वाला है उसकी सीमा के साथ सटा है। और दूसरा, कश्मीर को जाने वाला हर रास्ता आने वाले पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अगर श्रीनगर है, घाटी है, तो उसका रास्ता मुजफ्फराबाद से होता हुआ जाता है। उरी जहाँ पर अभी हुआ वो लास्ट पॉइंट है, वहाँ से सड़क पुल जाती है झेलम क्रॉस करके मुजफ्फराबाद को, तो वो सड़क का रास्ता है। जम्मू से अगर जाना है तो अखनूर होते हुए आप पहुँचते हैं, मीरपुर कोटली होते हुए रावलपिंडी पहुँचते हैं। सड़क से यहाँ पठानकोट से कच्चा रास्ता था, पहाड़ी रास्ता था। जम्मू से श्रीनगर का रास्ता कच्चा रास्ता था, वो भी बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता था, जो साल में 8 महीने बर्फ के कारण बंद रहता था। तो यदि कश्मीर पाकिस्तान से सटा हुआ है, अपनी हर जरूरत के लिए पाकिस्तान पर टिका हुआ है, वहां कुछ आ जा नहीं सकता बिना पाकिस्तान के, तो होता रहे कोई भी राजा। ऐसी स्थिति में कश्मीर के राजा को अभी भी उहापोह थी, उसने तय नहीं किया था। और इधर जिन्ना को जल्दी थी, तो उन्होंने आक्रमण किया तो राजा ने फौरन भारत के साथ विलय का समझौता किया और भारतीय सेना ने उस आक्रमण को रिपेल करके कश्मीर का भारत में विलय एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत स्वीकार किया। इसमें शेख अब्दुल्ला ने मदद की, इसमें राजा ने मदद की। ये राज्य की सर्वानुमति से हुआ। सब हैरान थे कि एक मुसलमान बहुल राज्य हिंदू बहुल भारत में क्यों आ रहा है। और उसका साफ साफ कारण यह था कि पाकिस्तान में जिस तरह की राजनीति हावी होने जा रही थी वो पंजाबी डोमिनेट होगी, ऐसा सबको दिख रहा था। उससे पहले भी जब कश्मीर के लोग सर्दियों में मजदूरी करने लाहौर रावलपिंडी पहुंचते थे तो उनका जिस तरह एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनकी जो ह्यूमिलिएशन होती थी, वो शेख अब्दुल्ला ने देखी थी। विभाजन से पहले जब जिन्ना कश्मीर गए थे तो शेख ने इसी डर के चलते कुछ शर्तें तय करने की कोशिश की थी। और तब जिन्ना, जो कि स्वयं को मुसलमानों का एक छत्र नेता मानते थे और इस नेतृत्व के प्रति कोई विवाद नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने कुछ भी सुनने कहने से मना कर दिया। शेख को कहा कि जो कुछ तय होगा पाकिस्तान बनने के बाद तय होगा। इससे शेख की चिंताएं और बढ़ीं और जवाहरलाल नेहरू से उनकी दोस्ती से उनको ये लगा कि पाकिस्तान से पहले पिंड छुड़ाते हैं, उसके बाद भारत में निपट लेंगे। तो दोनों ने, जिन्ना ने कश्मीर के विषय में गैम्बल किया, शेख अब्दुल्ला ने भी कश्मीर के विषय में गैम्बल किया। और नेहरू इस पूरी प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और वो किस तरह निभाते हैं? उनको भी ऐसा लगता है कि देखिए एक मुस्लिम बहुल राज्य भारत में आ रहा है। अब आप सोचिए, नेहरू जी की आस्था एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर नेशन बिल्डिंग की थी। इसी के चलते उन्होंने
टू नेशन थ्योरी का जब बहिष्कार किया, निषेध किया, तो ये कहकर किया कि यद्यपि बंटवारा इस बात पर हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होगा, इस उपमहाद्वीप के मुसलमानों को पाकिस्तान मिलेगा और हिंदुओं को भारत मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम सेक्युलर हैं, हम चाहते हैं कि मुसलमान जहां रहना चाहें रहें, भारत में उनको समान अधिकार मिलेंगे और पूरे भारत में एक सेक्युलर सिद्धांत, एक पंथ निरपेक्ष सिद्धांत का प्रतिपादन होगा। लेकिन मन में वैसी निष्ठा नहीं थी। तो जब कश्मीर का भारत में विलय होता है तो एक गिल्ट कहीं रह जाती है कि साहब देखिए, ये हिंदू देश होते हुए भी मुसलमान इसमें विलय किए हैं, तो कुछ कंसेशंस देने चाहिए। वो कंसेशन क्या है कि हम शेष देश में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन बिल्डिंग रखेंगे, लेकिन कश्मीर क्योंकि मुसलमान बहुल है, वहाँ आप अपना हिसाब किताब रखिए और उसके लिए हम आपको कंसेशंस देंगे, फायरवॉल्स बिल्ड करेंगे। ये शेख ने मांगा और ये हमने दिया। ये कैसे मांगा? ये शर्त नहीं थी उनके आने की। जब 26 अक्टूबर 1947 को विलय हुआ, वो विलय जिन आधार पर, जिन कागजों के आधार पर, जिन शर्तों के आधार पर हुआ, वो वही थी जो 565 रियासतों में हुई। तब किसी ने 370 का सोचा नहीं था। तब भारत का संविधान तक नहीं बना था। भारत का संविधान बना नवंबर 1949 के दूसरे हाफ में आकर, जब प्रियम्बल लिखने के लिए लोग इकट्ठा हुए कि अब पूरा संविधान तैयार हो गया है, तो शेख अब्दुल्ला रुआंसा साहब मुंह लेकर पहुंचे नेहरू के पास। नेहरू ने कहा, अच्छा भैया तुम्हें जो चाहिए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलो, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। इन्होंने कुछ वकीलों से सलाह मशवरा करके एक ड्राफ्ट बनाया, आर्टिकल 370, जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया। भीमराव अंबेडकर जी ने पढ़ा। उन्होंने कहा, तुम मुझसे इस नव स्वतंत्र राष्ट्र के साथ द्रोह करने को कह रहे हो। जिस देश के हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं, उस देश के एक राज्य विशेष के लोगों को अन्य नागरिकों से बेहतर प्रिविलेजेस देने की बात कर रहे हो। वो देश भर में कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा देश वहां आकर कुछ भी ना कर सके, ऐसी व्यवस्था चाहते हो? भगा दिया। मैंने कहा, मेरे हाथों आप ये देशद्रोह नहीं करवा पाओगे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिख कर कहा है। शेख अब्दुल्ला वापस नेहरू के पास जाते हैं।